बोराइलिस नाम करके एक स्पेस स्टेशन को दिखाया जाता है जो कि अपने सफर पर निकला हुआ था। इस स्टेशन को अपने सफर पर निकले हुए 2 साल हो चुके थे और अभी भी 4 साल बाकी है अपने मंजिल पर पहुंचने में। इस स्टेशन के अंदर हमें बहुत से क्रू मेंबर को दिखाया जाता है जो कि स्लीपर चैम्बर में लेटे हुए थे। लेकिन हुआ यूं कि सफर के दौरान एक एस्ट्रॉयड इस स्पेसशिप से आकर के टकरा जाता है। ये टकराव इतना भयानक था कि स्पेस स्टेशन को बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्पेसशिप का जो एआई सिस्टम था वो सारे स्लीपिंग चैम्बर को स्पेसशिप से अलग करने लगता है, क्योंकि एस्ट्रॉयड टकराने की वजह से स्पेस स्टेशन पर गहरा प्रभाव पड़ने की वजह से वो डैमेज हो गया था। यहाँ हमें एंडी नाम करके एक क्रू मेंबर को दिखाया जाता है जो इस मूवी का हीरो भी है। उसका जो एआई सिस्टम है उसका नाम है लियोनार्डो। वो एंडी को फौरन एक सूट पहना देता है और लैंडिंग के लिए तैयार कर देता है। इनकी किस्मत अच्छी थी कि पास में ही एक ग्रह था और इनकी लैंडिंग इसी ग्रह पर होने वाली थी। लेकिन बहुत से स्लीपिंग चैम्बर ऐसे भी थे जो लैंडिंग से पहले ही तबाह हो जाते हैं। फॉर्ड भी काफी मुश्किल से उड़ते हुए एक पहाड़ी की ऊंचाई पर क्रैश करता है। एंडी की हालत बहुत ही खराब होती है। वो पैनिक हो रहा था कि अभी भी क्या हुआ। उसे अपने परिवार की भी याद आने लगती है और अचानक से उसे अटैक आने लगता है। लेकिन सही समय पर जो उसका एआई होता है डिफिब्रिलेटर वो एक्टिवेट करता है, जिससे उसके बॉडी में शॉक चला जाता है और वो ठीक हो जाता है। अब वो बड़ी ही मुश्किल से बाहर आता है। आसपास देख ही रहा था तभी वो देखता है कि बोरालिस यानी इनकी स्पेसशिप पूरी जलती हुई इसी प्लैनेट पर क्रैश कर जाती है और एक बड़े से एक्सप्लोजन वेव जनरेट होती है। अब खुद को संभालते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे एआई से पता लगता है वो लोग एक अननोन लोकेशन में आ गए हैं, यानी कि स्पेस में ये लोग कहाँ हैं ये भी उसे पता नहीं था। बाकी सर्वाइवर्स का भी कुछ पता नहीं है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई देती है, इसीलिए अब वो उसे फॉलो करने लगता है। काफी चलने के बाद वो शिप के पास पहुंचता है जहाँ पे उसे एक पॉड नजर आता है, लेकिन वहाँ पे उसका एक साथी मरा हुआ था। लेकिन तभी हमारी नजर शिप पर जाती है जहाँ पे बड़े बड़े स्क्रैचेस थे और खून के धब्बे थे, यानी कि यहाँ पे कोई क्रीचर हो सकता है। थोड़ी देर और चलते हुए एंडी को एक जगह पे काफी सारी लाइट्स लगाई हुई दिखाई देती है। वो आसपास आवाज लगाने लगता है। तभी वहाँ पे ड्वेन आ जाता है, उसी का साथी था। तभी इस प्लैनेट पर काफी सारी तेज हवा चलने लगती है। ड्वेन बताता है कि वो क्रैश होने के बाद सबको ढूंढ रहा था और उसने कुछ इक्विपमेंट इकट्ठा कर लिए हैं। आगे बताता है कि उसने क्रैश से पहले नेविगेशन लॉग्स देखे थे और उसे समझ आता है कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के चक्कर में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट से शॉर्टकट लिया हुआ था ताकि ये लोग जल्दी पहुँचे, और इसी वजह से ये सभी लोग एक अननोन टेरिटरी में फंसे हुए है। ड्वेन अब इस इक्विपमेंट से अर्थ पे मदद के लिए एक मैसेज भेजने वाला था जो पहुंचने में 8 महीने लगेंगे, और अगर रेस्क्यू शिप यहाँ पे आती है तो यहाँ पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 2 साल लग सकते हैं। अब ये सुनने के बाद एंडी पैनिक होने लगता है, लेकिन ड्वेन उसे समझाता है और कहता है कि जो शिप है उसका दूसरा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, उसमें खाना वगैरह भी है और हम सरवाइव कर सकते हैं। एंडी काफी परेशान था और गलती से वो इस मशीन का एक प्लग निकालता है। अब मशीन ठीक करने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी हम देखते हैं एक क्रीचर आके ड्वेन पर हमला करता है, उसे उठाकर लेकर जाता है। एंडी जब दोबारा से मुड़ता है तो ड्वेन गायब। वो काफी घबराने लगता है, इसीलिए अब एंडी ड्वेन ने बताए हुए तरीके से ही अर्थ पर मैसेज भेजता है और ड्वेन की जो छोटी सी गन थी वो उठाकर आगे बढ़ने लगता है कि जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचेगा वो अपनी जान नहीं बचा सकता। वो एक पहाड़ी के ऊपर चल रहा होता है। तभी उसके सूट में जो एआई सिस्टम होता है वो भी अब धीरे धीरे कम काम कर रहा है, इसीलिए वो चिल्लाने लगता है। और तभी दूसरी तरफ से रेडियो पर उसी के साथ ही नियोमी की आवाज आती है जो कि बच गई थी। वो उसे अपना लोकेशन भेजती है जो उससे कई मील की दूरी पर है, लेकिन एंडी के सूट में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि सबसे पहले वो नियोमी के पास जाए और उसके बाद स्पेसशिप के दूसरे हिस्से के पास जहाँ पर ऑक्सीजन है, खाने की सप्लाई है। इसीलिए वो नियोमी को मना कर देता है। नियोमी कहती है कि तुम ऑक्सीजन की चिंता मत करो, मेरे पॉड में बहुत ऑक्सीजन है, इससे हम दोनों के दोनों स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं। एंडी उसकी बात मान जाता है और अब उसके एआई के मना करने के बावजूद भी वो नियोमी की ओर चलना शुरू कर देता है। चलते चलते रात हो जाती है। वो अपने सूट से पास के पूरे एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन उसका सूट ये नहीं कर पाता, इसीलिए उसे अपनी रफ्तार कम करनी पड़ती है। और तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास से कोई गुजरा है, इसीलिए वो रुक जाता है। और एंडी को ये भी लगता है कि ये उसका एक इल्यूजन है। जिस तरह से बार बार उसे अपने परिवार के विजन्स आते हैं, उसी तरह से उसे अब इल्यूजन हो रहा है कि उसके आसपास कोई है।
अब जब वो आगे बढ़ रहा होता है तभी जमीन पर उसे छोटे से होल्स दिखते हैं। उन होल्स का पीछा करते हुए जब वो आगे जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल होता है जिसके अंदर एक जाला बना हुआ है। वो समझ जाता है कि इस प्लेनेट पर कोई क्रिएचर है जो कि बहुत ही विशाल और खतरनाक है, इसीलिए वो जल्दी से इस जगह से निकल जाता है और उसे अब उस क्रिएचर के गुर्राने की आवाज आ रही होती है, इसीलिए वो अपनी लाइट्स बंद करके छुप जाता है। जिसके बाद वो इस एरिया को स्कैन करता है। उसे पता चलता है कि उसके बहुत सारे साथी उसी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो उसे रेडियो पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। उसे कुछ समझ नहीं आता और अब वो एक फ्लेयर गन चलाता है जिससे वो उस विशाल क्रिएचर को देख पाता है। इसका मतलब ये है कि क्रिएचर ने उसके साथियों को खा लिया है। उसके पेट में उसके साथियों के ट्रैकर्स हैं, इसीलिए उसे अपने साथियों की लोकेशन आसपास से दिख रही होती है और अब वो क्रिएचर उसके ऊपर भी हमला करता है। एंडी अपनी जान बचाने के लिए भागता है और वो जमीन में बनी दरारों के अंदर गिर जाता है। क्रिएचर अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता और चट्टान से नीचे गिर जाता है जिससे उसका सूट एक जगह से लीक हो जाता है। वो अपने सूट को किसी तरह से फिक्स करता है। उसे समझ में आ चुका है कि रोशनी में क्रिएचर उसे बहुत अच्छे से देख सकता है और तभी उसके साथी ड्वेन का उसे रेडियो पर कॉल आता है, वही जिसे क्रिएचर अपने साथ उठा कर ले गया था। वो बताता है कि मैं इस क्रिएचर से लड़ रहा हूँ, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन एंडी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। लेकिन तभी एक क्रिएचर आकर के केविन के ऊपर हमला कर देता है और इस बार वो केविन को मार देता है। वो जो क्रिएचर था वो एंडी के हलचल को भी सुन लेता है और अगले ही पल वो एंडी की तरफ आने लगता है। लेकिन इसके बारे में एंडी को पहले ही खबर हो गया था, इसलिए वो फौरन स्लीपिंग चैम्बर में जा करके छुप जाता है। यहाँ पर एंडी देखता है कि उस चैम्बर में जो भी इंसान था उसकी मौत हो चुकी है। एंडी चैम्बर में बैठ करके इन क्रिएचर्स के जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय के बाद जब क्रिएचर यहाँ से चले जाते हैं तब एंडी बाहर निकलता है और वो भी यहाँ से 9-11 हो जाता है। लेकिन उसके भागने की आवाज क्रिएचर सुन लिए थे और अब सभी क्रिएचर उसका पीछा करने लगे थे। एंडी भागते हुए एक ऐसी जमीन पर चला जाता है जहाँ पर ये क्रिएचर नहीं आते हैं। यह देख करके एंडी यह सोच करके हैरान था कि आखिर ये क्रिएचर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। बढ़ता है तब उसे ढेर सारे नीले कलर के जुगनू दिखाई देते हैं। अचानक से ये सभी जुगनू का ध्यान जब एंडी के ऊपर जाता है तब एंडी इनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन जुगनुओं का कलर रेड हो जाता है क्योंकि वो एंडी को खतरा समझ रहे थे। ये सारे जुगनू एंडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए एंडी यहाँ से भागता है। एंडी जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तभी जमीन के अंदर से एक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो एंडी को पकड़ लेता है। अब वो एंडी को धीरे धीरे निगलना शुरू कर चुका था। वो नोमी से बात कर रहा था और उससे कुछ सुझाव मांग रहा था। नोमी उसे बताती है कि तुम्हारा एआई सिस्टम बिजली के झटके दे सकता है और अब इस तरीके से जब उसका एआई सिस्टम बिजली के झटके देता है तब वो मॉन्स्टर एंडी को खुद अपने मुंह में से बाहर निकाल करके दूर फेंक देता है। एंडी बहुत डर चुका था और फिर से भागते हुए एक गुफा के अंदर चला जाता है। ये गुफा जुगनू का था। वो जैसे ही एंडी को देखते हैं तो फिर से लाल हो जाते हैं। जुगनू कुछ करते उससे पहले ही एंडी गुफा से बाहर भाग आता है। बाहर निकलने के बाद वो नोमी को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब उसके पास सिर्फ 3% का ऑक्सीजन बचा हुआ था, यानी कि अब उसे फौरन नोमी के पास जाना होगा। नोमी का चैम्बर भी उससे ज्यादा दूर नहीं था। वो जी जान लगा करके भागता है और फौरन नोमी के चैम्बर के पास पहुंच जाता है। अब नोमी तुरंत अपना पॉड ओपन करके उसे अंदर ले लेती है और वो राहत की सांस लेता है। दरअसल यहाँ पे नोमी का पैर फंस गया होता है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाती। अब टूल्स के मदद से एंडी उसके पैर को ठीक कर देता है। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोनों भी फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे को लेकर निकलते हैं, लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद क्रीचर्स उन्हें आसपास घेर लेते हैं। अब दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। क्रीचर उनका पीछा करते हैं और ये दोनों भी शिप के उसी हिस्से तक पहुँच जाते हैं जो थोड़े ठीक कंडीशन में था। क्रीचर उनके पास आने ही लगते हैं, तभी ये दोनों भी डेब्रिस को नीचे गिरा देते हैं, लेकिन इसमें ये दोनों भी गिर जाते हैं। अब क्रीचर बिल्कुल भी इनके पास आ जाता है, तब न्योमी एक फ्लेयर गन से उसे शूट कर लेती है और वो क्रीचर डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों भी हिल के ऊपर आ जाते हैं और फाइनली शिप के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वो मेन डोर बंद ही नहीं होता और तभी हम देखते हैं वो क्रीचर सामने से पूरे इन्हीं की तरफ आने लगते हैं, लेकिन किसी तरह शिप का कंट्रोल लेकर फाइनली न्योमी उस डोर को बंद कर देती है। अब न्योमी और एंडी देखते हैं शिप का काफी डैमेज हुआ था, लेकिन उनके पास अभी भी सप्लाई होती है और एक स्टेबलाइज
एटमॉस्फेयर भी था जिसमें ये दोनों भी सरवाइव कर सकते हैं जब तक मदद नहीं आती। अब शिप में ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब उन्हें वहाँ पे वैसा ही एक क्रीचर दिखाई देता है जिसे देखकर ये दोनों भी छुप जाते हैं। अब वो क्रीचर जैसे ही जाता है ये दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हैच के सीलिंग से एक दूसरा क्रीचर आ जाता है जो अब इनके पीछे पड़ जाता है। अब एंडी तुरंत बीच का दरवाजा बंद कर देता है और अब वो स्पाइडर जोर जोर से वो दरवाजा तोड़ने लगता है। ये दोनों भी थोड़ा आगे आ जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। दोनों भी बिल्कुल हार मान चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचे और अपने अंत के आने का इंतजार कर रहे थे। एंडी अपने फैमिली का एक वीडियो नियोमी को दिखाता है और बताता है कि मेरी फैमिली काफी खुशहाल थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो चल बसे थे और वो एक्सीडेंट एंडी के कारण ही हुआ था, इसीलिए वो गिल्टी फील कर रहा था। लेकिन नियोमी उसे समझाती है कि आज अगर वो जिंदा है तो वो सिर्फ एंडी के कारण। एंडी बुरा इंसान नहीं है। ये दोनों भी एक दूसरे को गले लगाते हैं सोचते हुए कि ये आखिरी पल है, पर तभी नियोमी नोटिस करती है कि उन जुगनू का एक छट्टा एंडी के सूट पे ही अटका हुआ है और तभी हम देखते हैं वो क्रीचर बीच का जो डोर रहता है वो तोड़कर इनके ऊपर हमला करने आता है। तभी नियोमी उस जुगनू के छट्टे को उस क्रीचर के ऊपर फेंक देती है और अब सारे जुगनू उस क्रीचर पर अटैक करने लगते हैं और यही मौका देखकर दोनों बीच का डोर्स बंद करते हुए वहाँ से भागकर कार्गो बे में जाने लगते हैं। ये शिप बहुत ही बड़ा है। इनके आगे गहरी खाई है जो कि इस शिप का निचला हिस्सा है। क्रीचर अब इन तक पहुंचने वाला होता है, इसीलिए दोनों के दोनों ऊपर से कूद जाते हैं। क्रीचर अब इनके पीछे होता है। नियोमी क्रीचर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है जिससे क्रीचर उसके पीछे आना शुरू कर देता है। वो एंडी से कहती है कि जल्दी तुम्हें कुछ सोचना होगा तभी हमारी जान बच सकती है। और अब एंडी ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर एक पॉड होता है और उस पॉड के एआई की मदद से वो पूरे स्पेसशिप की लाइट्स को बंद कर देता है और अंधेरे का फायदा उठाकर नियोमी छुप जाती है। एंडी नियोमी से कहता है कि तुम अपने पीछे क्रीचर को पॉड के बिल्कुल नीचे लेकर आओ, मैं ऊपर से पॉड को रिलीज कर दूंगा जिसके नीचे तब कर वो क्रीचर मारा जाएगा। और अब नियोमी ऐसा ही करती है। वो अपनी बॉडी में बहुत सारे लाइट्स लगाकर भागना शुरू कर देती है। क्रीचर उसके पीछे भागता है और जैसे वो पॉड के नीचे आता है ऊपर से एंडी पॉड को रिलीज कर देता है जिसके नीचे तब कर क्रीचर मारा जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए एंडी की भी जान चली जाती है जिससे नियोमी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए एंडी ने अपना सेक्रीफाइस किया, पर अगले पल उसे होश आ जाता है। दरअसल वो बेहोश हुआ था, अब भी वो जिंदा है, जो देखकर नियोमी बहुत खुश हो जाती है। और अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि कई महीनों तक ये यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इन्हें पूरी उम्मीद है कि जल्दी अर्थ से कोई रेस्क्यू टीम इन्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगी।